अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ। अच्छा, सबसे पहले ओपन डोर्स के उन एप्लीकेंट्स को कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद हो जिनके पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन ओपन हो गया है और इंटरव्यू का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, तकरीबन आप सब जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपकी भी रहनुमाई हो जाए। और ये चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आपका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन जो है 9 फरवरी सबको दी गई है। बिफोर 9 फरवरी आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स सबको सबमिट करने हैं, वो विनर हो या रनर अप हो। विनर और रनर अप दोनों के लिए ही है। अब रनर अप की जो कैटेगरी है उन्होंने ये इस साल चेंज की है। अब इससे पहले जो है वो वर्ड यूज़ करते थे विनर एंड प्राइज विनर, लेकिन ऑलमोस्ट जो है जो प्राइज विनर होते थे, या फॉर एग्जांपल अभी जो रनर हैं, रनर अप के ट्रैक पे जो उन्होंने दिए हुए हैं, उन्होंने नाम मेंशन किए हुए हैं, तो उनको भी उन्होंने मेल की हुई है डॉक्यूमेंट्स की। तो इट मीन्स कि सब सिलेक्टेड है, तो आप परेशान नहीं हैं। जो रनर अप के ट्रैक पे चल रहे हैं वो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे पहले कि हमें क्या करना चाहिए, हम रनर अप का क्या मतलब है, सिलेक्शन हो गई है नहीं हो गई है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, रनर अप भी सिलेक्ट ही होते हैं ओपन डोर स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस होती है वो उनके जो फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी पे होती है, वो थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विनर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, तो विनर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इसका यही मतलब होता है, और थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है और कुछ नहीं होता। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे सबमिट करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। हालांकि जो उन्होंने आपको मेल की हुई है उसमें भी लिखा हुआ है। जो बैचलर्स के स्टूडेंट है उनको पासपोर्ट एंड जो एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट है एंड एफएससी का जो सर्टिफिकेट है वो उनको सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले है कि आपको रशियन ट्रांसलेशन एंड नोटाइजेशन करानी है, एंड प्लस में उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा है। मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा उनमें टेस्ट क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो HIV टेस्ट है एंड हेपाटाइटिस B, C या जो TB का टेस्ट है वो आपका लाजमी होना चाहिए, और उसकी ट्रांसलेशन एंड नोटाइजेशन भी होनी चाहिए। तो ये सब इन सब डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर कैसे है ट्रांसलेशन कराने का या नोटाइजेशन कराने का, या डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बैचलर्स के लिए बताया, और मास्टर्स के लिए भी सेम, जैसे बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री एंड मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करने हैं। अब अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो रशियन ट्रांसलेशन देखें दो तरह की होती है। एक तो पाकिस्तान में या जिस कंट्री में आप, इंडिया या बांग्लादेश में, वहीं पे भी जो है वेंडर होते हैं जो ट्रांसलेट करके देते हैं। जैसे मैंने जब कराया था तो मैंने पाकिस्तान से ही कराया था, कराची से मैंने ट्रांसलेशन कराई थी सारे डॉक्यूमेंट्स की। मेडिकल सर्टिफिकेट या जो पासपोर्ट और डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, सबकी मैंने ट्रांसलेशन जो कराई थी पाकिस्तान से कराई थी, और नोटराइजेशन मैंने वहीं से कराई थी। सिटी कोर्ट से कोर्ट चला गया था और वहाँ से करवा ली थी, तो वो एक्सेप्ट हो गए थे, क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट ये करती हैं कि आप रशिया से करवा लें ट्रांसलेशन, और नोटराइजेशन भी आपके रशिया से होना चाहिए, तो उस पर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालते। जैसे SSC यूनिवर्सिटी कभी कभी ऑब्जेक्शन देती है आपकी ट्रांसलेशन पे। हालांकि मेरे साथ एक कोलीग था मेरा जो रशिया के लिए, उन्होंने उसने हम दोनों ने साथ अप्लाई किया था, वो HSC में उसकी सिलेक्शन हो गई और मेरी सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई थी। तो उसने भी पाकिस्तान से ही कराए थे, और उसको बल्कि उसके भी मैंने ही कराए थे, साथ ही कराए थे, मतलब ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन हमने कोर्ट से कराई थी। तो वो एक्सेप्ट कर लिए थे दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने। अब ज़्यादातर अगर ये है कि अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो बेहतर ये है कि आप रशिया से करवा लें। रशिया में अगर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है या कोलीग है, ईजी जो है एजेंसीज हैं वो करके देती हैं यहाँ पे, और नोटराइजेशन भी हो जाती है। थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है, लेकिन आपकी नोटराइजेशन और जो ट्रांसलेशन है वो एक अथेंटिक हो जाती है। तो बेहतर ये है कि रशिया से करवा सकते हैं तो करवा लें, नहीं तो आप
पाकिस्तान से भी करा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी कर रही है, या काफ़ी वेंडर हैं कराची में भी जो है काफ़ी वेंडर हैं जो करके दे रहे हैं। मैंने जो करवाया था लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना है आपको, जब आप पाकिस्तान से ट्रांसलेशन या नोटराइजेशन करवा रहे हो तो जिससे ट्रांसलेशन आप करवाएं ये देखें कि वो रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर है, या उनसे आप पहले पूछें कि आपसे जो हम ट्रांसलेशन करवा रहे हैं तो क्या ये एम्बेसी या यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी। अगर वो येस बोलें तो उसके बाद ही आपको ट्रांसलेट करवाने हैं। बाकी नोटराइजेशन तो इजीली कोर्ट से हो जाती है, या जो है रजिस्टर्ड वेंडर होते हैं जो नोटराइज करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप कोर्ट से करवा लें, वो बेहतर है। अच्छा, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट का तो एक प्रोफार्मा में आपको अपना अपलोड करके और वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा। एक तो ये प्रोफार्मा होता है, और दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट ये होता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, उनके पास भी एक जो है उनके लेटर हेड पे प्रोफार्मा बना होता है जिस पे वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि विदाउट टेस्ट यानी किसी भी जानने वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और किसी रिश्तेदार को या जानने वाले को ढूंढ के और सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो टेस्ट उन्होंने मेंशन की हैं जैसे HIV या हेपाटाइटिस बी सी या टीबी का जो टेस्ट है वो आप फिजिकली अपना चेकअप करवा लें, चेक मतलब टेस्ट करवा लें और अपना रिजल्ट देख लें कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और जल्दी आप नेगेटिव की तरफ आ जाते हो। क्योंकि जब मतलब आपकी वीज़ा का टाइम आ जाता है और जब उस टाइम आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि वीज़ा में मस्ट आपको HIV टेस्ट जो है सबमिट करवाना होता है, और वो जो एक्सेप्ट करते हैं वो या तो आगा खान या किसी बड़ी हॉस्पिटल का एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑथेंटिक है या नहीं है। तो उस टाइम अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप अभी से टेस्ट करवा के अपना रिजल्ट देखें कि रिजल्ट कौन सा है। अल्लाह न करे अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है। अगर नेगेटिव आ जाती है तो वेल एंड गुड है, आप उसी को ट्रांसलेट करवा के और सबमिट कर दें। अब मेडिकल सर्टिफिकेट का जो प्रोफार्मा बना होता है, एक तो ये ऑप्शन होता है कि उसमें सब टेस्ट लिखे होते हैं कि ये टेस्ट हमने इसका चेकअप किया हुआ है और ये नेगेटिव है। और इसके अलावा भी आपके जो HIV टेस्ट है और जो TB का टेस्ट है उसका अलग ट्रांसलेशन अगर आप करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें हर टेस्ट का। एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो जनरल हो गया वो हो जाता है, और प्लस में आप टेस्ट का भी करते हैं, जो ट्रांसलेशन जब करवाते हैं तो टेस्ट का भी करवा के वो भी अपलोड करते हैं। तो वो भी आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ सर्टिफिकेट इनफ नहीं होता। क्योंकि हमने भी ये सब प्रोसीजर जब किया था तो हमें अलग अलग उन्होंने करवाया था, तो हमने अलग अलग ही किया था। तो जो टेस्ट है वो आप फिजिकली करवा लें, रिजल्ट आप देख लें, उसके बाद ही उसकी ट्रांसलेशन कराएं और नोटराइजेशन कराएं और उसके बाद ही सबमिट करें। आपके पास तकरीबन 8-9 दिन हैं तो ये सब कुछ इजीली हो सकता है, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांसलेशन है वो 1 से 2 दिन लगते हैं। अगर आप पाकिस्तान से करवाते हैं तो उसमें 2 दिन लग जाते हैं। अगर आप रशिया से करवाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है 4-5 दिन लग जाते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, आप कर सकते हैं 7-8 दिन में। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो जब आप पोर्टल ओपन करते हैं और जब डॉक्यूमेंट्स को आप क्लिक करते हैं, ये मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपके पास सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और अपना जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है। आप कोशिश करें कि जो आपका चॉइस प्रोग्राम है वो इंग्लिश में होना चाहिए। अब जब यूनिवर्सिटीज़ की आप चॉइस करें तो आप सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ देख लें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख लें। अच्छा, आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे इजी वे कि आप ChatGPT पे जाएं और उससे पूछें अपने प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम रशिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इंग्लिश में। ChatGPT आपको बता देगा, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाल के दे देगा। तो कोशिश करें कि इंग्लिश में प्रोग्राम चॉइस करें, क्योंकि रशियन में आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर रशियन में आपका प्रोग्राम है।
अगर रशियन में है तो उसके लिए आपको 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स आपको लेना पड़ेगा रशियन सीखने के लिए। मतलब कोर्स स्टार्ट करने से पहले 1 साल आप रशियन सीखेंगे। प्रिपरेटरी कोर्स बोलते हैं कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कोर्स के लिए, आप रशियन सीख रहे हैं, उसके बाद ही आप रशियन में स्टडी कर सकते हैं अपना कोर्स। क्योंकि रशियन एक तो बहुत टफ है, अगर आप बिल्कुल ही अननोन है रशियन से तो आप कैसे अपने एकेडमिक जो स्टडी है वो कंप्लीट कर सकते हैं या समझ सकते हैं या उसको तो पढ़ सकते हैं। तो इसलिए प्रिपरेटरी कोर्स लेना लाजमी होता है 1 साल का। लेकिन आपकी 100% कोशिश यही होनी चाहिए कि इंग्लिश में अगर आपका कोर्स हो तो वेल एंड गुड है, बहुत ईजी है और वो आपके लिए बेटर है। रशियन आपके लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग हो जाता है जब आप रशियन सेलेक्ट करते हैं। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो एक लॉन्ग टर्म रशिया का सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म उनको रशिया में रहना है या काम करना है, जॉब्स करनी है, तो उनके लिए यही ऑप्शन है कि वो पहले प्रिपरेटरी कोर्स ले लें 1 साल का, उसके बाद ही अपना कोर्स स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप इंग्लिश में कोर्स कर रहे होते हैं उसके बाद भी आपकी रशियन क्लास होती है, लेकिन वो वीक में एक क्लास होती है, तो उसमें जो है ज़्यादातर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। जैसे मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो मेरी रशियन क्लास होती है लेकिन वीक में एक क्लास होती है, तो उसमें 1-2 घंटे में अब इतना ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी आपके प्रिपरेटरी कोर्स में होती है। क्योंकि प्रिपरेटरी कोर्स में आपको 7 डेज तकरीबन 9 बजे से लेके 4 बजे तक आपको रशियन पढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत जल्दी आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, आप रशियन बोल लेते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है जॉब्स वगैरह के। अच्छा, अगर जॉब्स की बात करते हैं तो आप ड्यूरिंग द स्टडी भी जॉब आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब। ऐसा नहीं कि अगर आपको रशियन नहीं आती तो आप जॉब नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं रेस्टोरेंट वगैरह पे या किसी मार्ट वगैरह पे कर सकते हैं या किसी वेयर हाउस में कर सकते हैं। ऐसी जॉब्स आप कर सकते हैं विदाउट रशियन के। लेकिन जब आपको रशियन आ जाएगी बिल्कुल, आप फ्लुएंट हो जाएंगे रशियन में, तो आपके लिए जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जॉब करने के लिए लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि लैंग्वेज के अलावा आपको कोई भी जॉब नहीं देता। ऑफिशियली जॉब या जो बड़ी बड़ी जॉब्स हैं उसमें लैंग्वेज लाजमी रिक्वायर्ड करते हैं। क्योंकि यहाँ रशिया में तकरीबन 95% लोगों को इंग्लिश नहीं आती। जो 5% है वो इंग्लिश बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे जो रशियन है वो ही बोली जाती है, इंग्लिश में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती विदाउट आपकी यूनिवर्सिटी के या आपके क्लास के। रशियन सीखना लाजमी होता है जब आप लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं। बाकी अगर आप मेरी सजेशन लें तो इंग्लिश कोर्स लेना बेहतर होता है। अगर आप एक स्टडी के लिए सोच रहे हैं, डिग्री के लिए, एक बेटर अचीवमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट लेना बेहतर होता है, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट लें। तो ये जो आप ऑप्शन है ये देख के आप सिलेक्ट कीजिएगा सारे ऑप्शंस जो आप जब आप ये एप्लीकेशन फिल करें। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें या मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपकी जो नेम की स्पेलिंग है वो आपको देख के लिखनी है। जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना रहे हो ना, आप खुद बना रहे हो या डॉक्टर लिख रहा है, लेकिन आपको नेम पे लाजमी फोकस करना है। क्योंकि अभी रिसेंटली ही मेरे दोस्त के साथ ये एक इंसिडेंट हुआ है कि उनकी भी 9 फरवरी लास्ट डेट, इसी साल का वो भी अप्लीकेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि मेडिकल सर्टिफिकेट किसी डॉक्टर से बनवा लिया, लेकिन उनकी जो नेम की स्पेलिंग थी वो उन्होंने थोड़ी आगे पीछे कर दी। और वो जब यहाँ ट्रांसलेशन के लिए लेकर गए तो फिर जब उन्होंने देखा तो पासपोर्ट से जब मैच किया तो नेम की स्पेलिंग अलग अलग थी। तो उन्होंने ट्रांसलेशन करने से मना किया कि ये नेम की स्पेलिंग अलग है, आप सर्टिफिकेट दोबारा बनवा लें। अब दोबारा वो डॉक्टर के पास जाएगा और हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनाएगा, मतलब 2-3 दिन उसके दोबारा से ख्वारी होगी या मतलब वेस्ट हो गए। तो कोशिश करें आप जब मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे हो या आप जब रिपोर्ट, इवन आप जब टेस्ट करवा रहे हो, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने डाउ हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया था HIV का। तो मेरा नाम सरफराज अहमद है, तो मेरे नाम के बीच में ए नहीं आता, जैसे SARFRAZ लिखा जाता है, उन्होंने बीच में ए दे दिया था।
तो मैंने उसी टाइम देख लिया था मेरे नाम की स्पेलिंग, क्योंकि मुझे पता था ये आगे मसला होने वाला है। तो मैंने रिपोर्ट चेंज करवा ली थी कि मेरा नाम जो है सही करके दे, ये स्पेलिंग लिख के दे। तो ये नेम के स्पेलिंग की आपको हर डॉक्यूमेंट में ख्याल करना है। हर डॉक्यूमेंट में नेम की स्पेलिंग आपको देखनी है, चेक करनी है, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट आपने लेना है और उसके बाद ही ट्रांसलेशन के लिए और नोटराइजेशन के लिए भेजना है। तो जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, कोई टेस्ट बनवा रहे हो, या जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो फॉर्म में तकरीबन 2 से 3 जगह पे आपको ये ऑप्शन होता है कि फैमिली नेम एंड नेम। तो जो फैमिली नेम होता है, आप ज़्यादातर हमारे पास जो सेकंड नेम होता है वो हम फैमिली नेम की जगह लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली नेम हमारे में नहीं होता, क्योंकि जो पासपोर्ट में लिखा होता है, जैसे मेरा नाम सरफराज अहमद है तो मैं अहमद पहले लिखूँगा फैमिली नेम में, उसके बाद मैं अपना नाम सरफराज लिखूँगा। तो पासपोर्ट में आपको देखना है जो आपका लास्ट नेम है वो फैमिली नेम की जगह लिखना है और नेम पे नेम की जगह लिखना है। तो इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, क्योंकि ये एक क्रिटिकल चीज़ है। तो नाम वगैरह सही लिखना है आपको। आपकी जो पासपोर्ट की डेट है, जो पासपोर्ट इशू एंड एक्सपायर, ये डेट लाजमी आपको 2-3 मरतबा चेक करके आपको परफेक्ट लिखनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको परफेक्ट लिखनी है। मतलब कोशिश करें जो आप डिटेल फिल कर रहे हो वो डिटेल जो है ना आपकी परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं छोड़ें, क्योंकि 9 तारीख तक ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद 10 फरवरी से 17 मार्च तक ये डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होंगी, उसमें जो डॉक्यूमेंट में कोई एरर वगैरह होगा तो आपको यूनिवर्सिटी या ओपन डोर आपको मेल करेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि इस पर रिस्क नहीं ले, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ें कि जैसे आपको दोबारा कोई मेल आए कि डॉक्यूमेंट्स ये हमें प्रोवाइड कर लें, और जब दोबारा मेल आती है प्रोवाइड करने के लिए तो उसमें टाइम पीरियड बहुत ही लिमिटेड होता है। आपको 1-2 दिन का टाइम देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन का टाइम देते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो आपकी डिटेल है वो परफेक्ट आप फिल करें। परफेक्ट फिल करेंगे, आपके जो एरर्स वगैरह हैं उसके चांसेस नहीं रहेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो जल्दी जो है स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें इंटरव्यू की, तो जो बैचलर्स एंड मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, मतलब बैचलर्स या मास्टर परस्यू करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कभी इंटरव्यू नहीं होते। ओपन डोर्स ने कभी भी बैचलर या मास्टर्स के इंटरव्यू नहीं किए, और वो हमेशा जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं वो डॉक्टर एंड पोस्ट डॉक्टर के लिए कंडक्ट करते हैं। उनका इंटरव्यू होता है। जो आपके पोर्टल में इंटरव्यू का ऑप्शन है, तो वो मैं भी कुछ दिन के बाद वो वहाँ से रिमूव कर दें, या अगर हैं भी तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका इंटरव्यू नहीं होगा ओपन डोर का। जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ये आपकी सिलेक्शन का मतलब लास्ट प्रोसेस है। जैसे थर्ड स्टेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी डॉक्यूमेंट के बाद, आपकी थर्ड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास ओपन डोर या यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आ जाएगी। तो उसके बाद आपके वीज़ा का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा कि आपका वीज़ा नंबर इशू होगा गवर्नमेंट ऑफ रशिया की तरफ से। उसका एक अलग पोर्टल होता है आपका। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर देंगे और जब आपको नेक्स्ट ईमेल आएगी यूनिवर्सिटी ओपन डोर की तरफ से, तो उसमें वो आपका एक पोर्टल की लिंक होगी। उसके बाद आपको रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से एक मेल आएगी जिसमें आपका एक नंबर लिखा होगा, पोर्टल नंबर, कि आप इस नंबर से हमारे पास रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो वहाँ पे स्टेप्स आते हैं वीज़ा तक के, कि अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फिर कुछ दिन के बाद डायरेक्टेड हो जाता है, कुछ दिन के बाद इनरोल्ड हो जाता है। ऐसे 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप के बाद ये तकरीबन अगस्त तक चलता है प्रोसीजर। तो अगस्त से पहले पहले आपको वीज़ा नंबर इशू हो जाता है। जैसे सितंबर में यहाँ पे सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो सेमेस्टर से पहले वो आपको वीज़ा नंबर इशू कर देते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगस्त में तकरीबन वीज़ा नंबर इशू हो जाते हैं। जैसे हमारा वीज़ा नंबर इशू हुआ था तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, और 21 अगस्त को हमने वीज़ा सबमिट किया, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी, और 27 को हमारा वीज़ा आ गया था, और हमने 30 की टिकट करवा के हम आ गए थे। तो जो अगस्त का मंथ होता है उसमें वो
वीज़ा नंबर इशू कर देते हैं, तब तक आपका प्रोसीजर चलता रहता है। अच्छा, मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवा लेता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने नेम्स की स्पेलिंग्स का जो है वो ख्याल रखना है, और अपने डॉक्यूमेंट्स की जो ट्रांसलेशन नोटराइजेशन है वो सही से करवानी है। और आपने जो डिटेल इंटर करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है कोटा का, कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कोटा है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट करें तो उसमें जो डिटेल इंटर करें उसका ख्याल करना है कि आपको परफेक्ट यानी करेक्ट डिटेल इंटर करनी है, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना जिससे आपको एरर शो हो और आगे कोई मसला हो सके। और इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, प्रोग्राम्स जो हैं वो इंग्लिश में देखने हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो मेजर है वो रशियन में है, तो आपको ये नहीं है कि हाई रैंकिंग देख के आप रशियन में ही स्टार्ट कर दें। नहीं, अगर आप उससे जो है कम रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करिए इंग्लिश में, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है, वो बेहतर है। क्योंकि ऐसे समझें कि मतलब एक रशियन सब्जेक्ट का आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि रशियन इतनी इजी लैंग्वेज नहीं है जो जिसमें आप स्टडी कम्युनिकेशन के लिए तो आप कर लेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन स्टडी करना उसमें बहुत मुश्किल होता है। तो बेहतर यही है कि यूनिवर्सिटी जो भी हो, आपको जो इंग्लिश में आपको ऑफ़र करे आपका प्रोग्राम, तो वो आपको सिलेक्ट करनी है, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो रैंकिंग आपने बिल्कुल देखनी है, लेकिन ये भी देखना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश में है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो वैसे तो हर बात का ख्याल रखना है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ कुछ कलीग्स थे जिनके साथ प्रॉब्लम्स हुए हैं या स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए आपके साथ भी हम एक एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बेहतर ये है कि हर चीज़ का ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो 2 तारीख से पहले आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और इसमें इस प्रोसीजर में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज करें या कमेंट करें, या मेरा फेसबुक पे पेज है स्टेप ऑफ ड्रीम के नाम से, वहाँ पे जो हमसे गाइडेंस हो सकेगी कि हम आपको इंशाल्लाह आपकी पूरी पूरी जो है एक रहनुमाई करेंगे, आपका साथ देंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, इवन विनर और रनर अप, and runner up, don't worry, you are also selected, and you will be here inshallah in next semester, so don't worry. सो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सब स्टूडेंट के लिए। इंशाल्लाह सबको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी, और सारे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में रशिया में होंगे। जो सेंट पीटर्सबर्ग आए तो उनसे मैं ज़रूर मिल लूँगा, और उनकी हम पूरी तरह से रहनुमाई करेंगे, और इवन जो है पूरा प्रोसीजर जो अगस्त तक चलेगा वहाँ तक हम साथ होंगे, और वहाँ तक वीडियो बनाते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते रहेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ भी शेयर करें और उनको भी बताएंगे। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टेप के साथ, न्यू प्रोसीजर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।